बोला, विटामिन सी बहुत जरूरी है अभी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। दूसरा विटामिन डी के लिए बोला, विटामिन डी के लिए मैंने सन बात बोला, तो बहुत अच्छा एक हम कह सकते हैं कि अभी जो जरूरी है कोरोना के विरुद्ध अगर हमारा युद्ध है, तो उस युद्ध को जीतने के लिए विटामिन डी और विटामिन सी के जो सोर्सेस हैं, वो वाला जो डाइट अगर हम लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें प्राप्त होंगे। अगर हम बात करते हैं योगिक प्रैक्टिसेस की, देखिए सबसे पहली चीज आ रही है कि एकदम से हमारे साथ कुछ हो गया है, ये मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। फिजिकली तो कुछ हुआ नहीं, जिसको हुआ है वो बाहर निकलने के लिए ठीक है तो मेडिसिन ले रहे हैं या फिर जो भी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग के जो लॉकडाउन है, एक्चुअली समस्या लॉकडाउन लोगों के लिए या फिर जो कोरोना फाइटर्स हैं उनके लिए है। पहली चीज मेंटल आती है कि हमारे सब एकदम से ये हो गया कि हमें घर में बैठना पड़ गया, और हम क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। और बहुत से लोग जिन्हें बाहर काम करने की आदत है, जिन्हें घर में नहीं बैठना होता, उनकी भी समस्या ये आ जाती है कि वे घर में रह करके काफी सारी हम बोल सकते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं, द्वंद्व से जूझ रहे हैं, चिंता एंजाइटी लेवल बहुत से लोगों का बढ़ चुका है। बहुत से लोग डिप्रेशन यानी निराशा से जूझ रहे होंगे, बहुत से लोग भयभीत होंगे कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा, कैसे हम बाहर निकलेंगे, कैसे हम लोगों से मिलेंगे, कैसे क्या होगा। बहुत सारी ऐसी मेंटल प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं। तो हम अगर योगिक प्रैक्टिस की बात करें, तो मैं मानती हूँ कि जहां तक की जो प्रार्थना होती है, प्रेयर, प्रार्थना बहुत बड़ा बहुत एक अच्छा एक अचूक उपाय है। प्रार्थना अगर हम करते हैं, ईश्वर के सम्मुख अपने आप को सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं, तो मुझे लगता है कि उस स्थिति में व्यक्ति में त्याग, तप, बल, ये चीजें उत्पन्न होती, धैर्य बढ़ता है, पेशेंस लेवल उसका बढ़ता है, उसके अंदर विश्वास बढ़ता है। और विश्वास की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमें आत्मविश्वास की जरूरत है, क्योंकि हम मानसिक रूप से जूझ ज्यादा रहे बजाय शारीरिक रूप के। तो मानसिक संबलता प्राप्त करने के लिए क्या सशक्त चीजें वो करें जो हमें ऊर्ध्वगामी, हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करे। तो मैं मानती हूँ कि प्रार्थना बहुत बड़ी शक्ति होती है, अगर हम वो करते हैं तो उससे मैंने कहा ना कि संबलता बढ़ती है, समर्पण बढ़ता है, त्याग बढ़ता है, बहुत सारी चीजें, विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ता है। और उसी के साथ हम अगर मन की बात करते हैं, तो मन, तो मन हमारा चंचल है, हम जानते हैं, एकदम से स्थिर नहीं होता है, और मन को समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो गीता में कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत्रणम, तस्म्यहं निग्रह मन्ये वायुरिव सदुष्करम। ये अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि मन बहुत चंचल है, हठीला है, बलवान है, वायु से ज्यादा वेगवान है, इसे कैसे नियंत्रित करेंगे। तो कृष्ण उसके जवाब में एक बहुत सुंदर उपाय बताते हैं, यौगिक उपाय, कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये छठे अध्याय का 35वां श्लोक है। भगवान का कहना है कि सबसे कठिन मन को संभालना होता है, मन को समझना होता है, मन को स्थिर करना होता है, और अगर इसको स्थिर करना है तो इसका बहुत सुंदर उपाय है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य की अगर हम बात करें, तो अभ्यास और वैराग्य योग सूत्र के प्रथम पाद समाधि पाद में पहले पाद के 12वें सूत्र में दिया हुआ है कि अभ्यास वैराग्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य एक अच्छा उपाय हो सकता है मानसिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ करने में। उसी के साथ दूसरी चीज अगर हम देखें कि कुछ अभ्यासों में यदि हम जाना चाहते हैं, यौगिक अभ्यासों में, तो हम कुछ आसन जैसे ले सकते हैं, कुछ मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम का अभ्यास करके हम अपने मानसिक स्तर को उच्च कर सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, अग्रेशन, इन सब चीजों से हम बच सकते हैं। तो यदि हम बात करें सबसे पहले कि क्या प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, तो मेरी मान्यता है कि प्रार्थना के पश्चात ओम चैंटिंग होनी चाहिए। ओम चैंटिंग का परिणाम ये होगा कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होकर सिम्पैथेटिक एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती है। तो जो एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी चीजें हैं, डिप्रेशन जैसी चीजें भी है, तो दोनों एंजाइटी और डिप्रेशन हालांकि विपरीत स्थितियां हैं, लेकिन दोनों में ये बैलेंस, यानी कि हम ओम मेडिटेशन या फिर ओम चैंटिंग हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी इस समय विशेष में। सो ओम में भी ओ छोटा और म का थोड़ा सा लंबा करते हुए हम ओम का जप करें। इसी के साथ में हम कुछ प्रैक्टिस आसनास की भी कर सकते हैं। आसन प्रैक्टिस में यदि हम ले तो कुछ आसन ऐसे करने हैं जो आपको स्ट्रेस रिलीज करें, जो आपके
आपके चेस्ट को एक्सपेंड करे, आपके रिब्स पर खिंचाव दे, आपकी आर्टरीज पर खिंचाव दे, आपके हार्ट पर खिंचाव दे, आपके मेटाबॉलिज्म में चयापचय की दर को अच्छा रखे, आपकी पाचन शक्ति को अच्छा रखे। सो उन आसनों का अगर हम आदि चक्रासन, दीर्घ कटी चक्रासन, ताड़ासन, वृक्षासन जो बैलेंसिंग आसन है, जो कि मेंटली हमें बैलेंस करेगा, तो उस आसन को कर सकते हैं। उसी के साथ शशांक आसन जो स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प करता है, एड्रेनल ग्लैंड के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। उसी के साथ हम उष्ट्रासन और सुप्त वज्रासन का अभ्यास करें, और लेट करके उतान पादासन, पवन मुक्तासन, धनुरासन, भुजंगासन, विपरीत करणी आसन, इस तरह के प्रैक्टिस हम करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन, विपरीत करणी और सर्वांगासन प्रैक्टिस ब्लड का सर्कुलेशन ड्रेन किया होगा, जो हमारे लिए बहुत अच्छी साधना बन रही है, जो हमारे लिए अभी आवश्यक भी है। इसी के साथ हम अगर प्राणायाम में जाते हैं, प्राणायाम में श्रेष्ठ अभी होगा हमारे लिए शोधन प्राणायाम, क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने वाली ये स्थिति है, नाड़ियों का शुद्धिकरण होगा, डिटॉक्स करेगा शरीर को और हमें तैयार करेगा कोरोना को फाइट करेंगे, हमारी इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा काम है। इसी के साथ अगर सीक्वेंस को नंबर 2 पर हम रखें, तो ऊंचाई प्राणायाम यदि हम करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि लिम्फ ग्लैंड जो होती है हमारी, उसमें रक्त का संचार बढ़ाने वाला ये प्राणायाम। लिम्फ ग्लैंड मतलब सीधे हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। इम्यूनिटी ठीक करने के लिए हमें ऊंचाई प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए, करीब 11 राउंड हमें ऊंचाई के करनी चाहिए। जिससे क्या होगा, टॉक्सिन जमा नहीं होंगे, कफ दोष दूर होंगे, पाचन शक्ति, कोरोना में दिक्कत है ही कि वो जो बैक्टीरिया है कुछ दिनों तक गले में रहता है, तो वहीं से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो नाड़ी शोधन के तुरंत बाद हम उज्जैन का अभ्यास करें, इसी के साथ हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो वो गर्मी को भी करेगा और एक्सपेल कर देगा सारे टॉक्सिन्स को या फिर बैक्टीरिया को। तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस और थोड़ा सा गर्मी का संचार को शरीर में करता है। इसी के पश्चात क्योंकि इससे CO2 बढ़ जाता है, तो हमें तुरंत नाड़ी शोधन 5 राउंड कर लेनी चाहिए, और अंत करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम, जो कि रिलैक्सेशन वाला प्राणायाम है। हम सभी जानते हैं कि वाइब्रेशन जो उसकी जो उससे रेज जो भी वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उससे हमारा स्तर पर वो बहुत अच्छा होता है, और उसके साथ हम रिलैक्स करते हैं। चार मुद्रा श्रेष्ठ मुद्राएं हैं, इस प्रकार हम मुद्राओं का अभ्यास भी कर सकते हैं। इसी के साथ हफ्ते में 2 बार प्रातः मेडिटेशन करें, जिससे कि हम मेंटल बैलेंस हो पाएंगे। और कामाख्या कुमार सर की जो योग निद्रा की टेक्निक है, तो मैं चाहूंगी कि आप योग निद्रा का प्रैक्टिस जरूर करें, उनका ऑडियो सुने, उनका वीडियो सुने, क्योंकि बहुत इफेक्टिव है। और मैंने तो खुद कर रखा है, इसलिए मैं जानती हूँ कामाख्या कुमार सर का जो प्रैक्टिस है योग निद्रा का, वो अपने आप में यूनिक टेक्निक है, बहुत साइंटिफिक है। टाइम बहुत कम है तो मैं साइंस पर ज्यादा बात नहीं कर सकती, बट योग निद्रा के कोरोना के इस दौर में, लॉकडाउन के इस पीरियड में बहुत इफेक्टिव है। तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार करें, और मुद्राएं जो मैंने बताई उसकी प्रैक्टिस करें। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी और फिर से नाड़ी शोधन आप करें, जिससे ऑक्सीजन का स्तर हम बढ़ा करके रखें। WBC काउंट्स हमारे वो सही, हमारी WBC अच्छी जो है, इसके लिए हमारा ऑक्सीजन अच्छा होना चाहिए, प्लस हमारी ग्लैंड अच्छी होनी चाहिए, प्लस हमारी हाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हम रिलैक्स रहें। और सबसे अंत में मैं कहूंगी कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। संतोष जो एक तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, एक क्रिया योग का भाग है, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी के साथ में शॉर्ट, संतोष और तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान की बात करूं, नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। यम की आवश्यकता आप चाहे तो नहीं कर सकते, आप अहिंसक नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, आप सत्य नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। तो डिस्कनेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम ने बहुत ही साहसपूर्वक जो है, आप जानते हैं कि इंदौर शहर में अभी बहुत ज्यादा कोरोना का प्रकोप है, और आपने बहुत साहस करके जो है हमारे साथ जुड़ने का प्रयास किया है। काफी उनको संघर्ष भी करना पड़ा। आप सभी लोग और मैडम धन्यवाद। ऐसा अगले स्पीकर वेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगले स्पीकर के लिए मुझे ये सेशन नहीं, जब हम बोल रहे थे तो शायद आपको हमारी आवाज नहीं जा रही थी। हमारे धन्यवाद बहुत बहुत आपका। इंदौर में बहुत ज्यादा कोरोना का प्रकोप है, आप अपना ख्याल रखें, और आगे भी हम आपको कष्ट देते रहेंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ में हीरा योगी जी जुड़ गए हैं आज के इस सेशन में। सबसे पहले स्पीकर थे दिल्ली से ही आचार्य कौशल जी, जिनको कि 15 मिनट बोलना था, हमने आधे घंटे बोलने के लिए कहा और 45 मिनट तक बुलवाया। अब
उनका 30-35 साल का अनुभव है योग में, लेकिन अब जो योगी आ रहे हैं उनका अनुभव आपको देखते ही रहेगा, उनके व्यक्तित्व से आपके समझ में आ जाएगा कि वो कुछ ज्यादा ही लंबे पुराने योगी दिख रहे हैं। तो योगी जी आपका स्वागत है, नाम ही हीरा है, तो इनका वक्तव्य भी हीरा होगा। इनके काफी सारे फॉलोअर्स हैं, करीब 8 लाख के आसपास तो डेली के व्यूअर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इनके वाणी में, इनके साधना में बहुत तेज है और हम लोग इनके वक्तव्य का लाभ उठाएं। हीरा योगी जी स्वागत है, और आप बगैर ज्यादा भूमिका के मैं आपको ये माइक सौंपता हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा सभी टीचर्स को, सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार। और यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी। पहले तो यूनिवर्सिटी को जिसने हमें मौका दिया और उसमें कार्यरत हमारे वीसी साहब, हमारे एचओडी साहब, आप सबको मेरा प्रणाम। आप सभी गुरुओं ने बहुत अच्छा बोला और जो शब्द जरूरी थे वो शब्द आपने सारे बोल दिए हैं। मैं पिछले 45 दिन से लाइव सेशंस लेता हूं और अराउंड मेरे सेशंस 165 देशों में लाइव देखे जाते हैं। मैं अपने जो एक्सपीरियंस अनुभव किया, मैंने भारत का तो अनुभव किया, विदेशों का भी बहुत ज्यादा अनुभव किया। हमारा टॉपिक है मेंटल स्ट्रेस आ जाती है इस लॉकडाउन में, क्यों आई? लोग बंधे रहते हैं, ये सच बात है, लेकिन इसके क्या कारण हो सकते हैं हमें ये भी पता है। जब मैंने लोगों से बात करी, जब मैं लोगों को सुबह सुबह सेशन देने लगा, तो सबसे ज्यादा मुझे जो, आपको मेरी आवाज आ रही है सभी को? सर एक बार हाँ कर देना। ओके फाइन। बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, तो मेंटल स्ट्रेस के ऊपर मेरे सेशंस बहुत सारे गए। हाँ, तो मेंटल स्ट्रेस के ऊपर मेरे सेशंस बहुत सारे गए। और अभी निशा मैम ने बोला, निशा दीदी है हमारी, तो इन्होंने बोला कि सर कामाख्या सर की योग निद्रा बहुत अच्छी है। बट मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहूंगा आप सभी लोगों के साथ। अभी डॉक्टर साहब पहले तो उन्होंने विटामिन सी बोला, बहुत सही बोला, लेकिन जो मुझे चीज समझ आई, अगर आपने कोरोना का स्ट्रक्चर को सबने देखा कि वो कांटे वाला क्राउन की तरह है। मैं इसको 3 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे पास सारे आर्टिकल्स है जो वर्ल्ड में आए हैं। पहले ये हमारी नाक पे काम कर रहा था, फिर ये हमारे थॉट पे पहुंचा, फिर ये हमारे लंग्स में पहुंचा। पहले इसके सिम्टम्स आ रहे थे, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, छींके आना, एक्सरसाइज, इस तरीके के। अब धीरे धीरे एक नई रिसर्च आई जो इटली के रिसर्च रिपोर्ट सेंटर्स ने दी, हेल्थ सेंटर ने, चाइना ने दी। अभी ये पेट में पहुंच गया। अब हमारे कल ही इंडियन गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी बताया। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ तो लेटेस्ट न्यूज ये है कि हमारे स्पम्प्स में पहुंच चुका है और धीरे धीरे पैरों में पहुंच रहा है। तो जितना हल्के में हम लोग ले रहे थे उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है ये। अब आप लोगों ने बताया कि योग से ऐसे करें, योग से ऐसे करें। मैंने पिछले 40 दिन के अंदर में 13 करोड़ लोगों ने मुझे देखा है, और वहां से जो एक कंक्लूजन निकल कर आया, लोग एकदम से योग नहीं कर पा रहे थे, तो उनको छोटी छोटी योगिक क्रियाएं के माध्यम से उनको योग कराया गया। ये सच बात है, उन्होंने उनके फिजिकल हेल्थ पर काम किया। जब आदमी मेंटली रूप से डिस्ट्रैक्ट होता है तो सबसे पहले उसका पेट खराब होता है। जब पेट आदमी का खराब होने लग जाता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। अभी एक मैम ने बोला कि हमारा माइंड जब घबराहट में रहेगा तो वो क्या करेगा, उधम मचाएगा, आली दिमाग। अब लोगों को आदत नहीं थी, तो यहाँ पर एक चीज हो गई, एकांतवास और अकेलापन एक ही जगह आके टकरा गया। जनसाधारण लोग तो अकेलेपन में अपने आप को डिप्रेस महसूस करते हैं, बट समझदार लोगों ने इस महामारी के काल में अपने आप को डेवलप किया है। इन्होंने इसे एकांतवास दिखा। मुझे रीवा की एक बहुत बड़ी मध्य प्रदेश में बिजनेसमैन की बेटी का कॉल आता है। उन्होंने ये बताया कि इस समय उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को और पूरे जो राज्य होता है, जो किंग होते हैं वहां पे, सिंधिया फैमिली जैसे, तो वहीं की एक मैम थी कि उन्होंने बोला कि उन्होंने पूरे गांव के अंदर में, अभी निशा मैम ने बोला कि ओम स्वर को बहुत ज्यादा चलाया गया, तो उन्होंने ओम चैंटिंग पे बड़ा हेल्प किया। बट मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अगर आपका शरीर ठीक रखना है थोड़ी योगा करो, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपकी बॉडी में वीकनेस आ रही है, सर ने बोला विटामिन सी लो, विटामिन सी सही बोला,
लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस समय लोगों ने ज्यादा खाना चालू कर दिया। खाली बैठे रहे, आपने सुना भी होगा, खाली बैठे आदमी क्या करता है, खाता है, सोता है और प्रजनन करता है, यही कार्य होता है। इससे उनकी इम्यूनिटी और ज्यादा वीक होती चली गई। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ टाइम में खाना खाने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो मैं यही कहना चाहूंगा, इम्यूनिटी 1 महीने में कभी नहीं बढ़ती है, इसके लिए महीने सालों लग जाते हैं। तो इसके लिए रेगुलर प्राणायाम का अभ्यास, योग का अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक चीज मैंने और देखी, स्ट्रेस लेवल को डाउन करने में हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस, नाड़ी शोधन प्राणायाम ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है। और योग निद्रा ने लोगों के जो इंसोमेनिया का प्रॉब्लम आया था, जो मन में घबराहट आई थी, उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ था, योग निद्रा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मैं खुद अपने सभी विद्यार्थियों को योग निद्रा भी कराता हूँ। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इस लॉकडाउन के पीरियड में सबसे अच्छी क्या बात हुई, लोग परिवारों से मिलने लगे। जो माँ बाप कहते थे हम बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं, जो वाइफों को शिकायत रहती कि एजी तुम तो हमेशा बाहर ही रहते हो, उससे कभी टाइम तो मिलके बात कर लिया करो, तो आज वो एजी खत्म हो गया, प्यार भी बढ़ा है। लेकिन कहीं जगह ये देखा गया जहां पर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत बढ़े हैं। इस लॉकडाउन में बहुत ज्यादा डिवोर्स केसेस आए हैं। रोहिणी कोर्ट की अर्चना जज है अर्चना जी, तो उनके साथ जब मेरी वार्ता हुई, उन्होंने बताया नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे आसपास के सभी जो लोग हैं, हम सभी लोग, तो पहले तो हमें अपने खान पान पर काम करना है। कम खाना खाना है, अत्यधिक खाना नहीं खाना। तो सुबह अपने शरीर से नौकर की तरह काम लें, पूरे दिन राजा की तरह बन के रह सकते हैं। सुबह का खाना, रात का खाना और दिन का खाना, तो इनमें बड़ा है ना, सुबह का खाना राजकुमार की तरह, दोपहर का खाना राजा की तरह, रात का खाना भिखारी की तरह। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने इम्पोर्टेंट देखा, हमें जब से ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर अटैक्स पड़ने लग गए हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। तो उसके लिए प्रॉब्लम क्यों आई है, क्योंकि हमारे घर में तेल के बने हुए खाने ज्यादा खाए जा रहे हैं। तो मैं तो यहाँ भी कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के घर में बनते हैं, अपने डीपीज पे लगाते हैं, मैं देखता रहता हूँ उनके इंस्टा पर, उनके वॉल पर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें, एक दिन का अपने पूरी फैमिली में उपवास रखें और अपने खाने को नियमित सब्जियों पर लेके जाए। भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बोला कि आपके खाने में सुबह में सेब हो, दोपहर में या थोड़ा सा शाम के अंदर में दलिया हो जाए, और दोपहर में सलाद ज्यादा हो, दही हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन विटामिन सी बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा, आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, यूएसए गवर्नमेंट एंड द इटालियन गवर्नमेंट, विटामिन सी बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा, आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, यूएसए गवर्नमेंट एंड द इटालियन गवर्नमेंट, यूरोपियन संघ ने सबसे ज्यादा वो लोग मरे हैं जिनका A+ ब्लड ग्रुप था। अब ये पूछा गया कि A+ वालों का ही ब्लड वालों को क्यों कोरोना ने एक्टिवेट किया और प्रभाव डाला, तो इसमें पता ये चला कि इन लोगों सबसे ज्यादा सेफ हैं O+ वाले, जो ब्लड ग्रुप O वाले हैं। कह रहे ये एक नया ब्लड था, इसकी RH फैक्टर, जो RH वैल्यू थी, बहुत कम थी अकॉर्डिंग टू द O के कंपैरिजन में। जिन लोगों की तोंद निकली हुई थी, उन लोगों को सबसे ज्यादा इसने एक्सपेक्ट किया। सर ने बोला कि स्मोकिंग, यस सर, स्मोकिंग बहुत इफेक्ट डालती है। जो आप वाइन वगैरह, विस्की वगैरह जो ड्रिंक कर रहे हैं, वो बहुत इफेक्ट डालती है। लेकिन मैं कॉफी के लिए मना करूंगा कि डॉक्टर ने बोला कॉफी आप सुबह में ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, इससे आपके थॉट इन्फेक्शंस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और लंग्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है। मगर दूध वाली कॉफी अवॉइड करने के लिए मैं कहूंगा। और रही बात मिल्क की, तो मिल्क में आप ग्रीन टी जरूर पिए। ग्रीन टी ना पिए तो हमारे यहाँ तो काढ़े बन रहे हैं आजकल का, गिलोय का, मेथी का, सब कुछ मिला के हम लोग बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको भी रेगुलर ना पिए। इसके बारे में मैंने डॉक्टर भरत, जो CMO रहे हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, उन्होंने बोला था किसी भी चीज की अति बहुत बुरी है। डेली नहीं पीना है आपको गिलोय। गिलोय आप वीक में 3 दिन पिए, इनफ होता है वो। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ, आप सब बहुत विद्वान हैं, मैं तो बहुत छोटा सा बालक हूँ और ज्यादा समय मेरे पास बोलने के लिए इतना कुछ नहीं होता है। बट जो पॉइंट एक नंबर बताना चाहूंगा कि आप लोग प्रभु का स्मरण जरूर करें, क्योंकि बिना प्रभु के कुछ नहीं मिलता है। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना पॉजिटिविटी के और इगोनेस हमारी कम हो जाती है। जब हम जितना पॉजिटिव होते हैं, हमारे काम बहुत ज्यादा अच्छे काम करने लग जाते हैं। तो मैंने जो अपने स्टूडेंट को सिखाया, पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाया, आप बिलीव करेंगे कामाख्या सर, मुझे खुशी होती है जब बड़े बड़े, मुझे कल पंजाब के DCP साहब का फोन आया, कमिश्नर साहब के हरियाणा का फोन आया, कहते आपको देख के हमारी पुलिस फोर्स भी योगा करने लगी थी खड़े खड़े। खुशी इस बात की हो रही कि लोग अब कर रहे हैं सर। तो
मैंने सबको सिर्फ प्राणायाम कराता हूँ, थोड़ा थोड़ा सिर्फ 15 मिनट का प्राणायाम लेता हूँ, 45 मिनट फिजिकल वर्कआउट होता है और पॉजिटिव रहने के लिए बोलता है, ये मेरा है। और डाइट हमेशा लाइट रखने के लिए करता हूँ। तो मेरे सभी गुरुओं को प्रणाम, मेरे भाई बहनों को प्रणाम और सबको प्रणाम, इतना ही। कोई कमेंट करना चाहते हैं या कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। कमेंट सेक्शन में भी जाकर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी अपना माइक ऑन करके सवाल करें, फिर अपना माइक ऑफ कर लें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पाल बोल रहे हैं। सर प्रणाम सर, नमस्ते सर। मुझे अच्छा लगा, पहली बार आपसे मिले हैं, बातों अपने सेकंड किया, ये मुझे अच्छा लगा। और सर मैं आपको एक चीज और बताते, मैम ने क्वेश्चन देखा, मैंने भी देखा है सर, व्हाट प्रैक्टिस डू यू डू फॉर योरसेल्फ। मैम मैं प्रैक्टिस में आपको बताता हूँ, सुबह सुबह मैं सिर्फ पूरे दिन में 4 घंटे की नींद लेता हूँ। पूरे दिन के अंदर में मैं योग निद्रा डेली करता हूँ, प्राणायाम डेली करता हूँ 15 मिनट का, और सुबह में मैं जो लाइव आता हूँ 7 बजे, उस पे सबके साथ योग करता हूँ। और शाम को 5:45 से मेरा सेशन होता है, और यूरोप के सेशंस पूरे दिन में होते हैं मेरे। तो फिजिकल सेशंस जो योगा आसनास के होते हैं, मेडिटेशंस के होते हैं, तो ऑल द टाइम मेरा ऐसे ही चला जाता है। और मैं नॉर्मली आसन करता हूँ, कोई ऐसे आसन नहीं कि जो सब ना करे, मेरे साथ सारे आसन ऐसे होते हैं जो सब लोग कर सकते हैं। और कोई पूछना चाह सकते हैं तो पूछे, मैं शायद कोशिश करूँ। कामाख्या सर आप ही पूछ लीजिए इनके माध्यम से। एक कॉमन सा सवाल है, विटामिन सी और विटामिन Yes, sir. डी, विटामिन सी और विटामिन डी के सोर्स के लिए ज्यादातर लोग अलग अलग चीजें प्रेफर करते हैं, आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे लोगों को? सर मैंने डॉक्टर पॉल साहब से पूरा सहमत हूँ। विटामिन डी सर धूप में सबसे अच्छा है, लेकिन हाथों पे अगर आप शरीर पे थोड़ा सा बादाम का तेल भी लगा लें तो ओमेगा भी पूरा हो जाएगा, विटामिन ई भी आ जाएगा, आपकी बॉडी निखर भी जाएगी, सुंदर भी दिखने लगोगे। और मेरे को तो सर खट्टी चीजें खा लो, नींबू खा लो, आंवला खा लो, सब बॉडी के लिए अच्छा है सर। क्योंकि आज सब चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड चीजें है सर सोर्स के अंदर में, तो लिमिटेड चीज में हम जो खा ले वो अच्छा सर। बहुत बहुत धन्यवाद हीरा योगी जी, आपने बहुत Thank you, sir. बहुत महत्वपूर्ण समझ लिया और बड़े अच्छे वक्तव्य दिए। मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं लाइव इसको, सबको इसका लाभ मिला होगा और सब इसे अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सर। सर आपके सभी व्यूवर्स को मेरा प्रणाम, आपके सभी विद्यार्थियों को मेरा नमन, आपको नमन, वीसी साहब को नमन। मैं आपको बता दूं मेरी पढ़ाई भी कामाख्या सर के अंडर में ही हुई है, ये थोड़ा दूर थे, सर के अंडर में ही हुई है, ये थोड़ा दूर थे, लेकिन हमारे एचओडी तो थे ना। तो मेरी पढ़ाई जो पीजी डिप्लोमा हुआ है वो उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से ही हुआ है, और हमारी मास्टर्स भी हुए है, तो सब लोग इन्हीं के अंडर में हुआ है। ये तो मेरी सौभाग्य था कि मुझे मिला, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको सच बताऊं, मैं दिल से आप सबका आभारी हूँ, प्रेम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, नमन करता हूँ। थैंक यू सर। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहें, शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आपको एक चीज और बता दूं, मुझे आप इंग्लैंड ये यूएसए के अंदर से वहां के टीवी चैनल्स पे बहुत ज्यादा कॉल्स आते हैं, इंडिया के बहुत सारे टीवी चैनल से कॉल आ रहे हैं। इवन सर मैं आपको बताता हूँ, हमारे भारतवर्ष के बहुत सारे डिजाइनर्स है, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए काम करें और अच्छे से काम करते रहें। थैंक यू सर। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये अनुपम कोठारी जी सुन रहे हैं हमारी बात? सुधांशु फोन करो। हाँ सर, अगले पार्टिसिपेंट्स को जरा सा देखो, मैं 2 मिनट होल्ड करो, मैं जरा उनसे बात करता हूँ। जरा इस पे 2 मिनट के लिए आ जाओ, मैं अगले पार्टिसिपेंट से बात करता हूँ। जी जी।
कहाँ चले गए? आ जाओ, तुम्हारा प्रेजेंटेशन है। क्यों? आप सभी ओम कोठारी और गुरु जी के अंडर में ही 100 छात्र हूँ और आज बहुत ही अच्छा हीरा योगी जी ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। इससे पहले हमारे आदरणीय भी हैं डॉक्टर पॉल बदान सर जी ने भी, और जो हमारे सर त्रिपाठी जी भी इन्होंने भी काफी से लड़े भी, और जो हमारे सर त्रिपाठी जी भी इन्होंने भी काफी से लड़े टिकट जो वैश्विक ये समस्या है इसे हम कैसे निराकरण करें, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की। और कुछ देर पहले मैं आपके सामने भी लाइव आया था, तो उस समय भी मैं आपके 2-3 विषय रखे थे मैंने कि संयम बहुत आवश्यक है जीवन में, और इसी संयमता के साथ हम यदि लॉकडाउन आगे बढ़ता भी है तो उसमें इसी प्रकार का सहयोग हम सबके साथ देंगे। और आसपास जो भी हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं उन सभी के साथ हम एक सहभागिता सौम्यता के साथ व्यवहार करेंगे, और यही चीज हमें योग सिखाता है, और इसका ही मानसिक पक्ष हमें इन सबको ही सबल प्रदान करता है, सकारात्मकता प्रदान करता है। और धीरे धीरे में आशा ही नहीं अपितु तो विश्वास भी है कि अब आने वाले समय में योग की जो भूमिका हो बढ़ने वाली है, भारत में नहीं अपितु तो विदेशों में भी, और धीरे धीरे इसका जो विस्तार होगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में जो समस्या है इसके लिए निराकरण योग में दिखता है, और संपूर्ण दृष्टि इस समय योग वालों के साथ जुड़ी हुई है, ऐसा मेरा मानना है। और हम बिल्कुल निष्पक्षता के साथ ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र में काम करते रहेंगे। तो गुरु जी हो गया बात। एक मेरे श्रेष्ठ योगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेश। आपने महेश भट्ट जी अपना वक्तव्य देंगे। अभी नए हमारे स्पीकर जुड़ने वाले हैं। महेश भट्ट जी अपना वक्तव्य देंगे। अभी नए हमारे स्पीकर जुड़ने वाले हैं। जब तक वो स्पीकर आते हैं तब तक महेश भट्ट जी संभालेंगे मोर्चा। सही है, बोलिए। बोलिए। जैसे कि आप सभी को विदित है कि ये वेबिनार का आयोजन उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के योग डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और इस वेबिनार के थ्रू आप सभी को विभिन्न वक्ताओं को सुनने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप सभी के बीच में मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका मिला है। जैसे कि सभी को विदित है कि इस युग की इस महामारी की त्रासदी में सभी लोग कहीं ना कहीं से प्रभावित हैं, किसी न किसी रूप से प्रभावित हैं, और उस प्रभाव में एक मुख्य योगदान योग का हमेशा से है। किसी भी प्रकार की कोई भी महामारी हो, किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व हो किसी भी विषय पर, उसमें योग की भूमिका सदा ही
मुख्य रूप से रही है और रहेगी। इस दौरान भी जहां तक कि आप सभी को विदित है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि इस कोरोना काल में सभी को कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, आसन आवश्यक रूप से करने चाहिए, जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और इस महामारी से लड़ा जा सकेगा। योग का क्षेत्र, आप सभी श्रोताओं को पता है कि योग का क्षेत्र बहुत ही गहरा क्षेत्र है, बहुत ही गहन विषय है और इस विषय में जितनी भी चीजें हम पढ़ने और प्रैक्टिस करते हैं वह सब चीजें हमारी कहीं ना कहीं शारीरिक, मानसिक, जिसको हम फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल और यहाँ तक कि हमारी सोशल स्टेट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। योग के द्वारा सिर्फ हम शारीरिक और मानसिक रूप से ही नहीं स्वस्थ हो सकते हैं, योग के द्वारा हम एक सुदृढ़ और स्वस्थ समाज की भी स्थापना कर सकते हैं। स्वस्थ समाज के साथ साथ हम सभी चीजों में, हम अपने व्यवहारिकता में भी बहुत अच्छा परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। इम्यूनिटी, मैं थोड़ा सा इम्यूनिटी के ऊपर बोलना चाहूंगा फिलोसॉफिकल वे में। इम्यूनिटी सिर्फ फिजिकल रूप में नहीं है, इम्यूनिटी मेंटल और सोशल रूप में भी है और योग ही वह विषय है, योग ही वह सब्जेक्ट है जो हमारी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल सभी चीजों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और मेंटेन करता है। तो मैं आप सभी से, मेरा आग्रह हमेशा रहेगा और आगे भी रहेगा, रहा है और आगे भी रहेगा कि योग का अभ्यास नित्य रूप से करते रहें और इस वेबिनार के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप बेल आइकन पे इस गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो नोटियाल जी, आपका स्वागत है और इस सेशन में हमारे कन्वीनर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी जी भी जुड़े हुए हैं और संभवतः हम सब लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो संयोजक महोदय, मैं आपको आज दिन भर की गतिविधियों के बारे में बताना चाहूंगा और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, अब तक का हमारा सेशन बहुत ही विधिवत चला है, जिसमें से कि आचार्य कौशल जी ने, डॉक्टर निशा जोशी जी ने, डॉक्टर पॉल मदान ने, हीरा योगी जी ने, विशद त्रिपाठी जी ने अपने वक्तव्य दे दिए हैं और अपने प्रेजेंटेशन दे दिए हैं। थोड़ा सा व्यवधान आया था जिसमें कि 2 बार हमारे शोधार्थियों ने मोर्चा संभाला है, एक बार हमारे महेश भट्ट जी ने और एक बार अनुपम कोठारी जी ने। अब हमें लगता है कि विनोद नोटियाल जी संपर्क तो करना चाह रहे हैं लेकिन उनका कनेक्शन हो नहीं पा रहा है और मुझे लग रहा है कि एक स्पीकर हमारे जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुधांशु वर्मा जी। यदि वो रेडी हो तो मैं उनको अपना स्पीकर, हाँ, विनोद नोटियाल जी आ गए हैं। सुधांशु जी, आपका सेशन जो था वो 4:30 से 4:45 बजे तक था। जी सर। तो अभी आप देना चाहेंगे? बिल्कुल सर। तो मैं विनोद नोटियाल जी से आग्रह करूंगा कि वो 10 मिनट वेट कर लें और सुधांशु जी से निवेदन है कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यदि आवाज आ रही हो मेरी तो एक बार हम सब इशारा कर दें। आ रही है जी, आ रही है।
बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कोरोना क्राइसिस पर हम लोग इस समय बातचीत करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस मीटिंग, ये जो वेबिनार चल रहा है, इसकी सफलता की शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों को, खासकर कामाख्या कुमार सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कोरोना क्राइसिस या कोरोना संक्रमण पर यदि हम बात करना शुरू करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ, इसका ये कहाँ से फैला, ये सारी चीजें तो काफी चर्चा हो चुकी हैं। भारत सरकार, आयुष मंत्रालय मिल करके, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि थोड़ा ध्यान अगर उधर आकृष्ट करें अपना, कि भारत सरकार और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के कई सारे ऐप्स हम लोगों के सामने, हम लोगों के बीच लॉन्च किए हैं। और उन ऐप्स में एक ऐप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, कोविड सुरक्षा कवच करके, आयुष कवच करके। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक अप्लाई अगर डाउनलोड न किया हो तो आप सभी लोग उसको डाउनलोड करें। और आयुष की तरफ से उसमें बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं। इसके साथ में यदि हम कोरोना संक्रमण की बात करते हैं तो कोरोना संक्रमण में दो चीजें प्रमुख आती हैं। एक तो संक्रमण अगर यदि हो गया है तो क्या करना है, और संक्रमण ना हो इसके लिए क्या करना है। कोरोना संक्रमण यदि हो गया हो तब तो आपको क्या करना है, सभी लोगों को चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उसका मूल उद्देश्य कोरोना संक्रमण से बचाव के हमारे पास क्या क्या उपाय हैं या उससे हम कैसे बच सकते हैं। जो बचाव भारत सरकार, आयुष मंत्रालय सभी लोग दे रहे हैं वो बचाव तो है ही, उसके साथ में कुछ योग की ऐसी पद्धतियां, कुछ योग की ऐसे चीजें हम कह सकते हैं, कुछ योग के ऐसे अंग, योग की ऐसे चीजें हम कह सकते हैं, कुछ योग के ऐसे अंग अवयव हैं हमारे पास जिनके नियमित अभ्यास से हम उसको बचाव कर सकते हैं अपना। और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता, हिंदी नाम रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो रोगों से प्रतिरोधक क्षमता कैसे अपनी बढ़ाई जा सकती है, उस विषय पर थोड़ा मैं विशेष जो है जोर देना चाहूंगा। हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे रोग से हम प्रतिरोध कर सकते हैं। रोग प्रतिरोध से मतलब ये है कि ये हमारे पास जो बाहर से संक्रमण, जो बाहर से आतताई आ रहे हैं हमारे पास, अगर जो बैक्टीरिया, जो ये वायरस आ रहा है कोरोना का, ये वायरस हमारे ऊपर आक्रमण करे और हमारे शरीर में आक्रमण करने के बाद हमारा कुछ बिगाड़ न पाए, उसको हम कहते हैं रोग से प्रतिरोध। तो रोग से प्रतिरोध से यहाँ पर ये मतलब है। और रोग प्रतिरोध कैसे हम अपने शरीर का इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, यदि उस पर चर्चा की जाए तो हमारे बहुत सारे ग्रंथ ऐसे मिलते हैं हमें। आयुर्वेद के ग्रंथों में इस बात का बहुत खास जिक्र किया गया है। ये रोग प्रतिरोध मुख्यतः जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो साइट्रस फ्रूट्स से बताया जाता है कि रोग प्रतिरोध हमारी क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की बढ़ जाती है। तो इम्यूनिटी डेवलप करना इस समय सबसे महत्वपूर्ण सभी लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि इम्यूनिटी हम अपनी डेवलप करें। इम्यूनिटी हम डेवलप कर सकते हैं साइट्रस फ्रूट से। साइट्रस फ्रूट से मेरा मतलब यह है कि वो फ्रूट्स, वो ऐसे फल या ऐसी सब्जियां या ऐसी चीजें जिनसे हमें विटामिन सी मिल सकता हो। विटामिन सी की बात जब शुरू होती है तो सबसे पहले विटामिन सी के रिच सोर्स की बात करते हैं। रिच सोर्स में लेमन है, ऑरेंज है, मतलब नींबू है, संतरा है, या और भी इस तरीके के बहुत सारे चीजें मिल जाती हैं। इसके साथ में कुछ विशेष चीजों पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। विटामिन सी की सबसे ज्यादा प्रचुरता इन खट्टे फलों के बाद पाई जाती है। जो हम लोग बचपन में हमारे पूर्वांचल में या हमारे यूपी में तो उसको अमरख कहते थे, बाकी अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं कुछ अलग भी हो सकती है। एक फल आता था, उससे रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। अभी लेटेस्ट रिसर्चेस आई हैं कि मिर्च, जो हरी मिर्च होती है, हरी मिर्च के बीज में बहुत ज्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो उस हरी मिर्च के बीज से भी यदि हरी मिर्च लोग नहीं सेवन कर सकते
तो उसके जो बीज होते हैं, उसके केवल बीज का भी यदि सेवन कर ले अपने किसी खाने में मिला करके, तो उससे भी रोग की प्रतिरोध क्षमता थोड़ी बढ़ती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ हमें अपनी लंग कैपेसिटी को भी बढ़ाने पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमारी लंग कैपेसिटी ज्यादा अच्छी नहीं है तो भी संक्रमण का खतरा या संक्रमण के बाद होने वाले जो दुष्प्रभाव है संक्रमण के, वो ज्यादा हमारे ऊपर हावी होगा। संक्रमण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए और प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए इन दो विषयों पर हमें काम करना पड़ेगा। यदि हम बात करें कि हम संक्रमण हो जाने के या नहीं हुआ है संक्रमण होने के बाद हमारे ऊपर कैसे बहुत ज्यादा वो हावी ना हो पाए, तो इसके लिए लंग कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लंग कैपेसिटी का जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे योग में कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लंग कैपेसिटी का जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे योग में और ऐसे बिंदु हैं जो किसी और पैथी में कहीं देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर मुद्दा ये है कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे कुछ टूल्स हैं जिनको उपयोग करके हम अपनी लंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, या यूं कहें कि जो एक्सहेल्ड फोर्स्ड वॉल्यूम है उसको हम डेवलप कर सकते हैं कि हम जब पूरी गति के साथ सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हम अपने लंग को कितना ज्यादा खाली कर पाते हैं। नॉर्मली हमारे लंग में जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो 500 ml के आसपास रहने, लेकिन जब लंग्स हम पूरे खाली करते हैं तो कई बारी लंग, क्योंकि कैपेसिटी हमारी कम है, मसल्स की कैपेसिटी कम है, लंग्स की कैपेसिटी कम है, इसकी वजह से जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो कई बारी ज्यादा हो जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम 800 ml हो सकता है या 1 लीटर के आसपास हो जाता है। तो जब हमारी लंग कैपेसिटी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी, हम अपनी लंग कैपेसिटी को अच्छा बिल्ड कर पाएंगे, तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर काफी कम होगा। यानी संक्रमण यदि होता भी है तो संक्रमण के जो दुष्प्रभाव है जो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं उससे हम काफी हद तक बचे रहेंगे। तो कुछ हमारे पास बिंदु ऐसे हैं योग में जो कहीं अन्यत्र नहीं पाए जाते। इसमें अगर हम नाम लें तो सबसे पहले मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप सब लोगों का प्राणायाम पर। प्राणायाम एक ऐसी विधि है जिससे हम अपने जो आने और जाने का जो पूरा क्रम है उस आयाम को हम बड़ा कर सकते हैं, यानी टोटल इनहेलेशन एंड टोटल एक्सहेलेशन। अभी जो हम लोग, हमारी लंग कैपेसिटी अराउंड 5000 ml होती है, 5 लीटर दोनों लंग्स मिला करके, लेकिन दोनों लंग्स के मिला करके जो 5000 ml हमारी कैपेसिटी है उस पूरी कैपेसिटी का हम लोग उपयोग नहीं करते। हम लोगों ने ये कहते हुए तमाम से लोगों को सुना होगा कि बुद्धि हमारी बहुत बड़ी है लेकिन उसका सिर्फ 2% हम लोग उपयोग करते हैं सामान्यतः। तो इसी तरीके से लंग की कैपेसिटी तो 5000 ml है, लेकिन हम लोग नॉर्मली जो श्वास लेते हैं और जो श्वास छोड़ते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम को यदि त्याग दिया, मतलब उसको अलग कर दिया जाए, उसको थोड़ी देर के लिए भी बगल रख दें, तो करीब करीब 1500 ml हम लोग, 1500 से 2000 ml हम लोग नॉर्मली उपयोग में लेकर के आते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम को इंक्लूड कर लेंगे तो हार्डली 2500, यानी हम टोटल लंग कैपेसिटी का आधा ही इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी हमारी टोटल लंग कैपेसिटी है। तो अब हमको इस लंग कैपेसिटी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। लंग्स के पास कैपेसिटी अवेलेबल है, यानी लंग्स का जो साइज है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें नहीं प्रॉब्लम है। लंग्स का साइज सबका एक जैसा है, लेकिन लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना, यानी टोटल हम कितना वॉल्यूम में श्वास ले रहे हैं और टोटल कितने वॉल्यूम में हम श्वास छोड़ रहे हैं, ये दो बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इसकी गति यदि नियंत्रित हो जाए तो कोरोना संक्रमण के बाद जो होने वाले दुष्प्रभाव हैं उससे हम काफी हद तक बच सकते हैं। बढ़ाएंगे कैसे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। बढ़ाएंगे, एक सबसे पहला जो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है जिसको हम भस्त्रिका प्राणायाम के नाम से जानते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम में हम फोर्सफुल यानी हाइपर वेंटिलेशन की एक क्रिया इसको हम कहते हैं, जिसमें हम फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं। फोर्सफुल से क्या मतलब है? फोर्सफुल से मतलब यह है कि हम पूरी ताकत के साथ श्वासों को भीतर खींचते हैं, पूरी ताकत के साथ श्वास लेते हैं। बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको हम लोग अपने ग्रंथों में भी देख सकते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम का सही जो अभ्यास करने का तरीका है वो क्या है। कुछ इसमें थोड़ी सी सावधानियां रखने की जरूरत है, जैसे कि हाई बीपी या कई बार कहते हैं कि जिसकी बाईपास सर्जरी हो गई हो या कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, इस तरीके हाइपर टेंशन वाले लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा इससे मेरा मत जो है वो इससे भिन्न है। सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, सभी लोगों को इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन हो या जिन लोगों को कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, वो लोग इसका अभ्यास थोड़ा धीमे धीमे कर सकते हैं।
ये बात बिल्कुल ठीक समझ में आती है, लेकिन उनको अभ्यास बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हमारे जो भी योग के विद्यार्थी हैं, या मैं भी अभी योग का विद्यार्थी हूँ, हम लोग हमेशा एक सिरे से खारिज कर देते हैं इस बात को कि जो लोग हाइपरटेंसिव हैं या जो लोग कार्डियक प्रॉब्लम है जिनको, वो लोग इसका उपयोग बिल्कुल, वो लोग इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। ऐसा बिल्कुल कहना, एकदम से खारिज कर देना गलत है। तो सबसे पहले तो भस्त्रिका प्राणायाम के साथ साथ सूर्य भेदी का उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा हम लोगों ने शुरुआती दौर में, जब कोरोना संक्रमण शुरुआत हुई थी, तो ऐसा हम लोगों ने सुना था कि इस बात में कितनी सत्यता है ये तो अभी वैज्ञानिक ही जाने, लेकिन ऐसा हमने सुना था कि जब हम जहां पर तापमान बढ़ जाता है वहां पर कोरोना संक्रमण का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। तो उस बिहाफ पर, उस एक बात के बिहाफ पर ये कहा जा सकता है, यदि सूर्य भेदी प्राणायाम साथ में किया जाए, बहुत ज्यादा उपयोग, बहुत ज्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। उसका अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार कर सकते हैं, अपने समय के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन करना आवश्यक है कि यदि इसका अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों प्राणायाम से हमारी लंग्स की कैपेसिटी अच्छे से बढ़ सकती है। इन दो प्राणायाम को और अपने जो नियमित दिनचर्या, जो खान पान है, उस दिनचर्या को मिला जुला करके, अगर हम तीनों चीजों को मिला जुला दें तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि कोरोना संक्रमण से होने वाले दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दिनचर्या की बात यदि हम करते हैं तो दिनचर्या एक महत्वपूर्ण विषय है। वैसे तो इस समय चारों तरफ लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से दिनचर्या का जो मुख्य अंग है, जिसको हम खान पान कहते हैं, रहने सहने की खान पान, तो वो खान पान में काफी हद तक अंकुश लगा हुआ है लोगों, लेकिन इसके बावजूद भी अपने खान पान में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को यदि बढ़ाया जाए तो उससे निश्चित तौर पर जो मिनरल्स हमें मिलेंगे, वो मिनरल्स हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफी हद तक मददगार साबित होते और मददगार होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस भी हरी पत्तेदार सब्जी की जड़ जितनी ज्यादा मोटी होगी, उसमें मिनरल्स उतने ही ज्यादा हो। अब सबसे ज्यादा मोटी जड़ तो देखा जाए तो मूली की होती है, यानी मूली एक प्रकार के मूली रूट ही है। तो मूली के जो पत्ते होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, और वो मिनरल्स अगर उसको हम शरीर में, वो बॉडी में हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, वो बॉडी में मारे जाएगा, तो डेफिनेटली वहां पे जो मिनरल्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी को ज्यादा एम्पावर करेंगे, ज्यादा वो करेंगे। तो कहने का मतलब कि खान पान के साथ में कुछ अभ्यास में आसन नहीं, मेरी तरफ से प्रेफरेंस सिर्फ 2 प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो कोरोना संक्रमण से होने वाले दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि काफी लंबा, बहुत ज्यादा न खींचते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने काफी धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने सर का विशेषकर नमस्कार। थैंक यू सो मच। ये थे डॉक्टर सुधांशु वर्मा जी, बहुत ही यंग साइंटिस्ट हैं और इनका अभी रिसर्च के एरिया में बहुत बढ़िया योगदान है। शारदा यूनिवर्सिटी में अपना योगदान दे रहे हैं, और इनके इस कॉन्फ्रेंस में सहयोग के लिए मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं, और आज अभी के वक्तव्य के लिए और भविष्य के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। हमारे साथ विनोद नोटिया जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, यदि आप सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करें। आप वैसे कनेक्टेड हैं, केवल और केवल आपको अपना स्पीकर ऑन करना है और आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। जी हरि प्रणाम। अच्छे हैं? जी जी, हाँ हाँ, मैं नियमित नमस्कार। ओके, हाँ नमस्कार, बोलिए। ओके, वीडियो भी आ रहा है, ऑडियो भी आ रहा है। ओके।
जैसा कि आज उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा कोविड-19 के ऊपर वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, जो कि जिसके कन्वीनर डॉक्टर कामाख्या कुमार जी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर लक्ष्मी जोशी जी हैं। तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर कामाख्या कुमार जी और लक्ष्मी जोशी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस चर्चा में आमंत्रित किया। तो वर्तमान समय में जो ये समस्या सामने आ रही है, जिसमें कोविड-19 के द्वारा सिस्टम जिन लोगों का स्ट्रांग है वो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, और जिनका थोड़ा इम्यूनिटी सिस्टम कम है तो वो लोग थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में सुबह से सभी डॉक्टर्स जितने भी योग के आए आपके सामने जिन्होंने चर्चा की, उन्होंने इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर बड़े सुंदर व्याख्यान दिए। लेकिन वर्तमान समय में यह भी देखने में आ रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम के साथ साथ मानसिक जो समस्या सामने आ रही है, मानसिक अस्वास्थ्य की समस्या सामने आ रही है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अनिद्रा का शिकार हो रहा है, नशा की तरफ जा रहा है। आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले कि जब लोगों ने बड़ी बड़ी कतारें शराब की दुकान में लगाई, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नशे की तरफ हमारी बढ़ती हुई प्रवृत्ति, हम लोग नशे की तरफ कैसे अग्रसर हो रहे हैं, जबकि एक तरफ महामारी फैली है, लेकिन हमारा ध्यान पूरा का पूरा मानसिक स्वास्थ्य इसमें डिस्टर्ब हो चुका है, अनिद्रा के शिकार हो चुके हैं। इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए सरकार जो उपाय कर रही है वो आप सभी को, आप सब उन उपाय को जानते हैं। इससे पहले सभी कलाकारों ने उस पर चर्चा करी और अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। तो मैं भी इस पे ज्यादा डिटेल में जाते हुए ना, मैं मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, बहुत सुंदर है हमारे पास, मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए भावातीत ध्यान, उस पर थोड़ा मैं चर्चा करूंगा कि भावातीत ध्यान क्या है, क्योंकि मेरा इस पे शोध कार्य रहा। मैंने इसमें, जैसे कि कामाख्या जी ने बताया, मैं 21 साल से गढ़वाल विश्वविद्यालय में योग विभाग की स्थापना से ही कार्यरत हूँ। तो मेरा जब इसमें जब मेरे को वर्क मिला तो मेरा शोध कार्य भावातीत ध्यान के ऊपर भी रहा। उस पर मैंने जो डिप्रेस लोग थे, निराश लोग थे, जिन्हें अनिद्रा नहीं आती थी, हाई बीपी था और कमर दर्द रहता था, इस प्रकार के बहुत से लोगों पर शोध कार्य भावातीत ध्यान का करवाया, और उसके बड़े अच्छे लाभ मैंने अपने टाइम पर जब मैंने शोध किया था तब देखे, और फिर मैं तब से लगातार इस भावातीत ध्यान को अपनी दिनचर्या में और प्रत्येक व्यक्ति को जो मेरे आसपास रहते हैं या मेरे विभाग के स्टूडेंट कर्मचारी, उन सबको मैं भावातीत ध्यान का अभ्यास समाज के लोगों को प्रतिदिन करवाता रहता हूँ। तो अच्छे लाभ मुझे प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार एक बार हमने देहरादून जेल पर विद्यालय महर्षि जी ने अमेरिका में स्थापित किया। उनका जब भावातीत ध्यान का और ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, उस पर शोध कार्य किया गया, तो जनता को और अमेरिका की गवर्नमेंट को समझ में आया कि भावातीत ध्यान तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सुलभ है और सहज है, और इसका हम प्रयोग अपने छात्रों पर, स्टूडेंट्स पर भी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, स्टूडेंट्स के साथ साथ अमेरिका में निराश लोग, डिप्रेस लोग, कैदियों के लिए और जो बीमार लोग थे उनके लिए भी भावातीत ध्यान का अभ्यास अमेरिका में किया गया। कई राज्य की सरकारें, उन्होंने विधानसभा में इस मत को पारित किया, और बहुत से गवर्नर ने भी इस मत को पारित किया, और धीरे धीरे ये 200 से ज्यादा स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में प्रतिदिन भावातीत ध्यान की ट्रेनिंग कराई जाती है। तो इसलिए ये रोग को दूर करने वाला भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेस्ट है। और आज के वर्तमान समय में यदि इसका उपयोग किया जाए कोविड-19 से बचने के लिए, तो आप निजात पा सकते हैं। बहुत ही सरल और सुलभ है इसकी विधि, वो मैं आपको बतलाऊंगा। इसमें यह बतलाया गया है, महर्षि योगी जी ने जो बतलाया है कि जीवन एक संघर्ष है। ये लोग बोलते हैं, समझते हैं, जीवन एक संघर्ष है, यह वो लोग बोलते हैं जो जानते नहीं है जीवन क्या है। तो जीवन एक आनंद है, ये बात महर्षि योगी जी ने जन समूह के सामने रखी कि जीवन एक आनंद है, जीवन एक संघर्ष नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, इसको आप आनंद के लिए चलें,
क्योंकि जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा का जो स्वभाव है वह है अखंड आनंद चेतना को प्राप्त करना। अखंड आनंद चेतना को प्राप्त करना हमारी आत्मा का स्वभाव है। और यह वस्तु हमारी अपनी है, यह हमारे भीतर है, यही सत्य चित्त आनंद हमारे भीतर है, जो कि हमारी चेतना का स्रोत है। इसी को हमने अपने भीतर प्राप्त कर। तो बाहर हमें आवश्यकता नहीं है कि हम बाहर देखे सत्य चित्त आनंद में डूब रहे और आनंद प्राप्त करें। लेकिन हम लोगों के साथ होता क्या है कि हम इस चीज से वंचित करते हैं, हमारा ध्यान की तरफ रहता है, हम सच्चिद आनंद इस तरह से है जैसे आपने चश्मा रख लिया और किसी चीज का काम कर रहे हैं और उस चश्मे को बार बार ढूंढते हुए चश्मा नहीं मिल रहा है, लेकिन बार बार माथे पर रख लिया है, वहां पर आप तो यही वो बात है, अपने आनंद को बाहर ढूंढ रहे हैं। ने बताया जिस प्रकार अगर बाहर बर्फ पड़ी है तो आप आ जाते हैं, और यदि आप बाहर बर्फ है और आप एक रहते हैं तो आपका मन सोचेगा बाहर बर्फ का आनंद लेना है, कमरे में आप बाहर बर्फ जाएंगे। कुछ समय के पश्चात जब आप बर्फ में आनंद लेंगे और कुछ समय के पश्चात क्या होगा, और वापस उस गर्म कमरे आप जाएंगे, ढूंढने लगेंगे, आपको ठंड तो आप उस गर्म ऐसा हो क्या होगा, आप देख सकते हैं आपका मन स्वयं आनंद की तरफ स्वयं जा रहा है। कोई भी ऐसा कोई ट्रेनिंग या आपको जबरदस्ती बिठाया जाए, आपको पकड़ा जाए, आपको अभ्यास कराया जाए तो आपका मन भटकेगा। लेकिन जब आपका मन स्वयं ही आनंद की तरफ जा रहा है, सच्चिद आनंद आपके अंदर है, तो आप उसको प्राप्त करने के लिए आप स्वयं जाते हैं। तो आप बाहर ठंड का आनंद भी लेते हैं और ठंड लगने पर फिर स्वयं अपने कमरे में आके उष्णता का आनंद लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप अपने मन को जीवन जीने की कला की तरफ भी ले जाते हैं और बाहर विश्व की तरफ ले जाते हैं, अध्यात्म की तरफ भी ले जाते हैं और भौतिकता की तरफ ले जाते हैं। और जब आपका मन धीरे धीरे भाव की ध्यान की विधि के द्वारा सच्चिद आनंद की तरफ जाता है और आपका मन सच्चिद आनंद से लिप्त हो जाता है, उस आनंद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मन का स्वभाव है आनंद की तरफ जाना। और जब वही मन बाहर आता है तो फिर वो परिवर्तित होकर आता है, उस मन में चेंजेस हो जाते हैं, वो एक मन शुद्ध मन होके बाहर आता है। जिस प्रकार स्फटिक मणि शुद्ध होती है, उसी प्रकार मन भी शुद्ध होकर बाहर आता है और उसके अंदर स्वतः ही यम और नियम का पालन होने लगता है। आजकल देखा गया है योग तो सभी करते हैं, लेकिन यम नियम का पालन नहीं कर पाते, आसन प्राणायाम करते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, यम नियम का पालन नहीं करते क्योंकि मन शुद्ध नहीं है। तो जब भाव की ध्यान की विधि के द्वारा आनंद को प्राप्त कर मन पुनः वापस आता है अपने भौतिक जीवन में, अपने सांसारिक जीवन में, तो उसमें परिवर्तन होता है, उसके अंदर शांति, आनंद, दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने की क्षमता होती है और वो दूसरे के साथ एडजस्ट करके अपना जीवन यापन करता है। और जब उसको लगता है कि मुझे फिर पुनः उसी आनंद की तलाश में जाना है, तो फिर पुनः वह सच्चिद आनंद की गहराई में डूबता है, उसमें गोते लगाता है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी स्पंज को जब पानी में डाला जाता है तो पूरा पानी उसके अंदर स्पंज शोषित कर लेती है, या कोई व्हाइट कपड़ा जब किसी उसको पीला किया जाता है तो वो पीले रंग में जब उसको डाला जाता है तो पीला रंग पूरा व्हाइट कपड़े में आ जाता है। इसी प्रकार आपका मन उस सच्चिद आनंद से लिप्त होकर जब समाज के कल्याण के लिए बाहर आते हैं, कार्य करते हैं, तो फिर आप समाज कल्याण ही करते हैं। तो ये बहुत सुंदर विधि भाव की ध्यान की महर्षि योगी जी ने बताया है। आपका मन पीत हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। फिर जैसे फ्राइड ने बतलाया था कि मन के 3 उपकरण है, ईद, अहम और प्राणायाम। इसी प्रकार भाव की ध्यान के बोला गया है महर्षि योगी जी के द्वारा कि मन इसमें मन के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी उपकरण हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वो सब इसमें शुद्ध हो जाते हैं। मन साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। आत्मा के स्वभाव, जो आत्मा का स्वभाव है अखंड आनंद को की प्राप्ति, उस आनंद के आत्मा के स्वभाव में वो मन आपका लीन हो जाता है। अब वो
अब उसको किसी अन्य आनंद की आवश्यकता नहीं है, वो अपने इस आनंद में खूब आनंद लेता है और उसी में डूबा रहता है। अब वो संसार की चीजों को भी भोगता है और अध्यात्म में भी लीन रहता है। अब इसी पर तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये सब तो होता है, लेकिन आप ये तो बताएं महर्षि जी कि भावातीत ध्यान है क्या? तो महर्षि ऋषि जी ने बताया कि ध्यान को भावातीत की प्रक्रिया से करना ही भावातीत है। जो आपका ध्यान है उसको भावातीत की प्रक्रिया से करना ही भावातीत है। तो आप उसको उसी को भावातीत कहा गया है। और उन्होंने कहा, बड़ा सुंदर उन्होंने कहा, यह कोई धर्म नहीं है, यह एक वैज्ञानिकता से भरपूर परिपूर्ण है और इसको आप करें तो आपको लगेगा कि यह एक जीवन जीने की कला। इस प्रकार इस चीज का प्रयोग हुआ, इस पर बहुत सारे शोध हुए। उन शोधों को अमेरिका के अंदर 200 स्कूलों में, जैसा मैंने पहले बताया, 200 स्कूल के अंतर्गत और हॉस्पिटल्स में रोगियों की और साइकोलॉजिस्ट लोगों ने अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रस्त लोगों के लिए इसको अपनी दिनचर्या अपनाया। और आगे चलकर जब इसमें शोध कराते हुए तो देखा गया, जिसमें बड़ी बड़ी शोध हुई कि इसमें O2 की जो खपत है वो बहुत कम होती है और CO2 का निर्माण बहुत कम होता है और धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी इसमें डाउन आता है। जिस प्रकार डॉक्टर रॉबर्ट वेलेस ने देखा कि जब हम इसमें 16% डाउन हमारा मेटाबॉलिज्म रेट आ जाता है, जबकि निद्रा में 12% ही मेटाबॉलिज्म रेट आता है। तो एक सुंदर सरल सहज ध्यान की बहुत अच्छा टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें 2 मिनट का आपको विधि बता देता हूँ। तो उस भावातीत ध्यान का प्रयोग करके सरल सहज है। तो ध्यान के लिए भावातीत के लिए कहा गया कि करने में कठिन है और जब हो जाएगा तो बहुत ही सुलभ है। तो इसके लिए कहा है भावातीत ध्यान के भाव से पटे जाना ही भावातीत है। तो आप आगे मंत्र में बैठेंगे और आप जाना ही भावातीत है। तो आप आगे मंत्र में बैठेंगे और आपके अंदर कोई भी भाव होता है उस भाव पर आप ध्यान नहीं देंगे, प्रत्येक भाव को आप में भी एकाग्र नहीं होंगे, कंसंट्रेट नहीं होंगे। तो तब जाकर आत्म बनेगी, आपका मन सच्चिदानंद में लीन होंगे। तो तब जाकर आत्म बनेगी, आपका मन सच्चिदानंद में लीन होगा। आपका भावातीत है। ये एक गुण से ध्यान है। मेरा मोबाइल नंबर डॉक्टर कामत के पास होगा, आप पुनः कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे बीच में हम लोगों के आदरणीय प्रोफेसर राकेश गिरी जी हमें देख रहे हैं और शायद हमें सुन भी रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं सर 2 मिनट आप आशीर्वचन की यदि हम लोगों को दे पाएं। राकेश सर, आप हमारी बात सुन रहे हैं? सर 2 मिनट आप यदि आशीर्वचन के दे पाएं तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश गिरी जी हमारे मध्य हैं। मैं उनका इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं कि वो हमारे हाँ सर, बोलिए सर। Are you listening to me? हाँ सर, सुन रहे हैं आप, बोलिए सर। राकेश गिरी सर बोलेंगे, बाकी लोग अपने माइक थोड़ी देर के लिए बंद करिए। आदरणीय कामख्या जी, मेरे को बहुत खुशी है कि आप जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं उस प्रॉब्लम को लेकर के आपने ये वेबिनार आयोजित किया है। मैं आपको इसकी सफलता के लिए
आशीर्वचन देता हूं। सभी इसमें भाग ले रहे हैं, बहुत खुशी है, क्योंकि ऐसे समय में जब हम सब इकट्ठा भी नहीं हो सकते, उस वक्त इस समस्या को आप वेब के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा प्रयास है। लेकिन जो मैं आजकल इस वक्त लोगों में आसपास इस माहौल में देख रहा हूं कि मेंटल डिसऑर्डर्स में एक तो लोनलीनेस की वजह से डिप्रेशन की स्थिति लोगों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। कुछ लोगों में अलग रिएक्शन के तौर पर एंजाइटी डिसऑर्डर की बात हो रही है कि कब ये चीज खत्म होगी, कब हम नॉर्मल लाइफ में लीड कर पाएंगे। ये विभिन्न समस्याएं आ रही हैं, तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए कि चलो विभिन्न हमारे पास योग की टेक्निक्स हैं, लेकिन एक आम कॉमन आदमी को हम किस प्रकार उसको प्रैक्टिकल अप्रोच दे सकें, उस समस्या को साइको काउंसलिंग भी साथ में हो और साथ में उसको मेंटली प्रिपेयर साइको काउंसलिंग के थ्रू हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ ले जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये विभिन्न समस्याएं हैं। एक तो लोगों को हम देख रहे हैं कि एंजाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी ये चिंता रहती है कभी ये खत्म होगा, कहीं मेरे को अटैच ना हो जाए, कभी कुछ ना हो जाए। कुछ लोनलीनेस की समस्या आती है, कोई रोज ही एक ही लॉकडाउन में रेपिटेशन ऑफ शेड्यूल रहता है, उसकी वजह से बोरियत आ जाती है, बोर्डम आ जाती है, वो बंदा सॉल्व नहीं कर पाता, तो डिप्रेशन की स्थिति होती है। तो ये विभिन्न समस्याएं हैं जिनको कुछ हम योग की शिक्षाओं के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, साइको काउंसलिंग दे सकते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ ले जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। तो इस प्रॉब्लम के तौर पर मैं चाहूंगा कि आप लोनलीनेस और ये डिप्रेशन की जो समस्या आ रही है उसकी तरफ थोड़ा सा हाईलाइट करें, ताकि के जो भी बाकी लोग हैं तो उस पर ज्यादा हाईलाइट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। धन्यवाद। यही मेरी आपको कामना है कि आप इसको अच्छी तरह से सफलतापूर्वक इसको सुलझाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सानिध्य मिला। और सभी हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे बीच में अगले स्पीकर के रूप में असीम कुलश्रेष्ठ जुड़ गए हैं और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी जी भी देख रहे हैं। सर आपको हम आप सब अपने पार्टिसिपेंट की तरफ से और अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। डॉक्टर जोशी जी कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज 2 मिनट। सर का धन्यवाद ज्ञापन। इनके व्याख्यान बहुत आकर्षित करते हैं, तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने आदरणीय प्रोफेसर राकेश गिरी सर से बहुत चीजें सीखी और उन्होंने अपनी इतनी व्यस्तता के बाद भी हमें समय दिया। इसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। और पूर्व वक्ता जितने भी थे, पूर्व डॉक्टर नौटियाल, मैं उनका भी बहुत हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और वो सभी वक्ता जो लगातार इस क्रम में बने हुए हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। समय आज हमारा 5:30 बजे का थोड़ा आगे बढ़ गया है। अंतिम वक्ता को लेते हैं डॉक्टर कामाक्षी कुमार जी। धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी। हमारे अगले वक्ता डॉक्टर असीम कुलश्रेष्ठ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। धन्यवाद जोशी जी। हमारे अगले वक्ता डॉक्टर असीम कुलश्रेष्ठ जुड़ गए हैं। कुलश्रेष्ठ जी, आपका स्वागत है इस कॉन्फ्रेंस में। और यदि आप अपने प्रेजेंटेशन के साथ तैयार हैं तो कृपया अपना वक्तव्य शुरू करें। आपका माइक ऑन है, आप बोल सकते हैं। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक सर।
सबसे पहले तो मैं आपका आदरणीय कामाख्या सर, जिन्होंने हमें जो योग की विद्या है उसको हमने उन्हीं से सीखा, वो हमारे सबसे पहले ही गुरु के रूप में जिनसे हमने विद्या ग्रहण की। फिर इसके बाद आदरणीय जोशी जी, जो इस पूरे प्रोग्राम में कामाख्या सर के सहयोगी और सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन में दोनों के आपसी सामंजस्य से ये पूरी की वेबिनार संचालित हो रही है। तो आप लोग के रूप में कार्य कर रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन में दोनों के आपसी सामंजस्य से ये पूरी की वेबिनार संचालित हो रही है। तो आप लोगों ने मुझे इसमें मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिस समस्या से कहीं ना कहीं संपूर्ण विश्व ग्रसित है, और उस समस्या से हम पारस्परिक एक दूसरे के जो भी कष्ट है, परेशानी है, वो सबको देख रहे हैं। तो इस जो पूरी की पूरी, अभी जैसा कि सर ने कहा, उससे पहले नोटियाल जी ने कहा, मुझे सुनने का सौभाग्य मिला कि कहीं ना कहीं जो एक लोनलीनेस है और जो अवसाद की अवस्था है वो हम सभी फेस कर रहे हैं। तो इस अवस्था में जो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे अंदर इसकी कमियां हैं, जो हमें फेस करनी पड़ रही है, इरिटेशन हो रहा है, व्यवहार में असंतुलन हो रहा है, और उसके साथ साथ किस तरह से हम अपने एक ही अवस्था में लगातार रहते रहते अपने आप को उदास और कमजोर महसूस कर, और उसके साथ साथ किस तरह से हम अपने एक ही अवस्था में लगातार रहते रहते अपने आप को उदास और कमजोर महसूस कर रहे हैं, उन सबसे बचने के लिए किस तरह से योग के अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी साधन बन सकते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण समझने और करने की प्रक्रिया है। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम मानव के व्यवहार को किस तरह से संतुलित रखते हुए लगातार अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को और अपने व्यवहार को, चिंतन, चरित्र और व्यवहार को सही ढंग से अपने जीवन में चलाकर अपने आसपास के वातावरण को, अपने परिवार को और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। यही प्रक्रिया इसके लिए महत्वपूर्ण है। एक क्रम जो मैं सोच रहा था इसमें जोड़ने की, कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस के अटैक के कारण हम सामूहिक रूप से एक ऐसा प्रभाव देख रहे हैं जो महर्षि पतंजलि ने कहा है पंचक्लेश में, अवनिवेश। अवनिवेश यानी एक मृत्यु का भय के रूप में जो सर्वत्र व्याप्त है, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं अल्प मात्रा में, अधिक मात्रा में वो व्याप्त है। व्यक्ति को अपने मृत्यु के भय के कारण कुछ न कुछ कमजोरी, कुछ न कुछ अवसादग्रस्त की अवस्था महसूस हो रही है। तो इस कारण हम किस प्रकार इस समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं, तो महर्षि पतंजलि के संदर्भ में मैं यह कहूंगा कि हमें अपनी साइको इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। अपनी फिजियोलॉजी, जो हमारी फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी है, उसके साथ साथ जो हमारी साइको इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी को बढ़ाकर हम कैसे इस अवसादग्रस्तता से, इस जो एक लड़ाई है कोविड-19 के लिए, उससे हम बच सकते हैं, इसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि हमारी म्यूचुअल डिपेंडेंसी है, पारस्परिक निर्भरता है हमारी मानसिक स्थिति की और हमारी शारीरिक स्थिति की। तो हम अपनी शारीरिक स्थिति को और मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए किस तरह से विवेक, संयम, और उस विवेक और संयम में हमारा आहार जो महत्वपूर्ण घटक है, उसको हम बनाए रखने के लिए किस तरह से जो हमारी किस तरह से जो इस समय हम समस्या फेस कर रहे हैं, एक ही दिन लगातार एक ही अवस्था में बैठे बैठे हमारी मांसपेशियों की जकड़न हो सकती है, हमारे शरीर में एक स्थिरता के कारण हम अपने आप को, हमारा मन एक स्थिर अवस्था में आ सकता है। तो उन सबसे बचने के लिए हमारी नींद खराब हो सकती है। हम लगातार केवल एक रूटीन हो गया है, आज व्यक्ति सुबह उठ रहा है, पूरा खा रहा है, फिर उसके बाद कुछ इधर उधर थोड़ा घूम रहा है डेली रूटीन में, फिर सो रहा है, फिर खा रहा है, फिर सो रहा है, फिर खा रहा है। तो उस अवस्था से बचने के लिए हमें ऐसे शारीरिक अभ्यासों को, साथ साथ मानसिक अभ्यासों को, शारीरिक अभ्यासों में जो महत्वपूर्ण है, तो जिसमें विभिन्न प्रकार के आसनों को हम सम्मिलित कर सकते हैं, प्राणायाम को सम्मिलित कर सकते हैं, अपनी अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार, आयु के अनुसार अपने कुछ यौगिक अभ्यासों को जो आसन के रूप में है, उनको हमें अपने दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। साथ ही साथ अपनी मानसिक अवस्था को और अपने नर्वस सिस्टम को, अपने ब्रेन को अधिकतम सामर्थ्यवान बनाने के लिए हमें प्राणायामों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, अपनी प्रकृति और अपने क्षमता के अनुसार, आयु के अनुसार। इसी प्रकार सठ कर्मों का कुछ हमें सहयोग लेना चाहिए, जैसे जल नीति हो गई, रवण नीति हो गई, जो बहुत ही प्रारंभिक सठ कर्म के अभ्यास हैं,
कुंजल हो गया, वमन हो गया, इन सभी अभ्यासों को हमें सम्मिलित कर अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बिल्कुल सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज है कि भाई हम अपने मानसिक अवस्थाओं को कैसे संतुलित कर सकते हैं। उस मानसिक अवस्थाओं को संतुलित करने के लिए हमें कुछ प्राणायाम के अभ्यास व्यक्ति अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रकार के प्राणायाम का चयन कर सकता है। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट वो प्राणायाम कर अपने नर्वस सिस्टम को, स्नायु तंत्र को, अपने मस्तिष्क को और जो इसके शरीर की शिथिलता है उसको दूर करने का प्रयास कर सकता है। इसके साथ साथ जो थोड़ा ध्यान का अभ्यास है, ध्यान के अभ्यास के माध्यम से अपनी मानसिक एकाग्रता को बनाए रखते हुए अपने क्रोध, मन के आवेगों को संतुलित करने के लिए ध्यान के अभ्यास, किसी भी प्रकार का ध्यान जो उसके मन को शांत करता हो, जो उसके शरीर और मन को स्थिरता प्रदान करता हो, उनको हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। और फिर जब हम देखते हैं जो महर्षि पतंजलि ने यम और नियम दिए, उसके 2 महत्वपूर्ण तत्व अपरिग्रह और अस्तेय, आज हम अपने व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग कर रहे हैं। कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना व्यक्ति स्वयं ही सीख गया, उसको किसी ने सिखाया नहीं। एक सामूहिक रूप से अल्प साधनों में अपने आप को कैसे हम सुख अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, प्रसन्न रख सकते हैं, यह आज की अवस्था में हम समझ सकते हैं। और फिर वहीं जब हम महर्षि पतंजलि के नियम की बात करेंगे तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, किस प्रकार इस समय अत्यंत आवश्यक ऐसे यौगिक तत्व हैं, ऐसे यौगिक साधन हैं जिनके माध्यम से हम अपने मन को, शरीर को और अपने व्यवहार को, चिंतन को अधिकतम स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। और फिर मेरी समझ से शरीर, मन और अपने व्यवहार को संतुलित रखना इस अवस्था में अत्यंत आवश्यक है। उन सभी के लिए योग के अंतर्गत सभी प्रकार की तकनीकें वर्णित हैं, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे मुद्रा हो, चाहे षटकर्म हो, चाहे ध्यान हो, चाहे यम नियम के अंतर्गत आने वाले वह साधन हो जिनसे हमारा व्यवहार संतुलित होता हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा और एक बात और अंत में जोड़ना चाहूंगा कि योग के जो अभ्यास है शरीर का प्रभाव को पूर्ण ऐसे होता है। व्यवहार हमने किया, लाभ अगर लेना है तो उस क्रिया है, उस अनुभव को हमें प्राप्त कर। तो जब आप इन अभ्यासों को अपने जीवन में करता है तो स्वतः ही उसके शरीर, मन और चरित्र व्यवहार में परिवर्तन और ऐसी कठिन परिस्थितियों में आप रखने का प्रयास कर सकता है। अंत में मैं कामाख्या सर का, लक्ष्मी नारायण जी का और भी जो साथी इससे जुड़े हुए हैं, कोठारी जी हैं और अभी इसमें सुधांशु जी थे, तो उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। और ये इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लक्ष्मी नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद असीम जी। अरे आप कैसे आपकी सर आपसे एक दूसरे से मन जोशी जी कंपाइल कर दीजिए, आज की सभा विसर्जित कर दीजिए। मैं पुनः असीम जी का मैं हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि सब लोग हमारे जितने योग के विद्वान हैं वो बहुत ही जागरूक हैं, सजग हैं, सतर्क हैं और अपने कर्तव्य का बोध भी उन्हें है, अपने कर्तव्य का बोध है उन्हें। इसी कारण जिससे भी निवेदन किया गया उन सभी विद्वानों ने अपना समय दिया। मैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग की ओर से परम आदरणीय कुलपति जी, कुल सचिव जी और डॉक्टर कामाख्या कुमार विभाग अध्यक्ष योग विज्ञान विभाग की ओर से और अपनी ओर से आज के सभी विद्वानों का, गुरुजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी वो इसी प्रकार से हमारे सूक्ष्म निमंत्रण पर जिस प्रकार आज उपस्थित हुए इसी प्रकार उपस्थित होकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और इस वेबिनार के माध्यम से जितने भी विद्यार्थी, जितने भी शोधकर्ता, जितने भी जिज्ञासु इस पूरी हमारे वेबिनार को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जरूर उन्हें लाभ हुआ होगा और कल का सत्र और भी रोचक होगा।
ऐसी मुझे आशा है। पुनः पुनः सबको बधाई, और इसी के साथ शांति पाठ के लिए तैयार। 3 बार शांति शांति करें, क्योंकि कहता आपका कामाख्या जी बहुत थक गए सुबह से। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर, सबका धन्यवाद, सबका आभार। आपका भी धन्यवाद। अब आप आराम कीजिए। धन्यवाद। कल सुबह पुनः सुबह हम लोग 9 बजे मिलेंगे, सॉरी 10 बजे मिलेंगे, और हाँ। कल शाम 5:30 बजे फिर विदा लेंगे। इस बीच में जो भी मक्खन निकलेगा उसको हम लोग आपस में बांटेंगे। पुनः धन्यवाद। ओम।